हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है मराठों का उत्कर्ष। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुगलकालीन शासन व्यवस्था को कवर कर दिए थे। देखिए, किसी भी साम्राज्य का शासन व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और मुगलकालीन शासन व्यवस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो नए नए वर्ड हुए हैं जैसे मुहतसिब, माबदा, नांगला, ये सब क्या है, तो ये सब याद रखना। दो अस्पा, सी अस्बा। तो मुगलकालीन शासन व्यवस्था में जो ये सब वर्ड हैं तो उसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सब कुछ कवर कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आज मैं कवर करूँगी मुगलकालीन शासन व्यवस्था के बाद मराठों का उत्कर्ष। जब मुगल साम्राज्य की डिक्लाइन होती है तो मराठा अपना दिल्ली तक अपना पताका फहराना चाहते हैं, मतलब दिल्ली तक अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, और नॉर्थ में कावेरी नदी तक, और नॉर्थ में कश्मीर तक, हिमालय तक, और साउथ में कावेरी नदी तक। तो देखिए, ये जो है मराठा का उत्कर्ष, इसको मैं आज कवर कर रही हूँ। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट बनता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप। कमेंट बताइएगा शिवनेर दुर्ग कहाँ है। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट है, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले के दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। नेक्स्ट है कि शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में ईस्वी में हुआ। शिवाजी का विवाह कब होता है? साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। तो देखिए क्या करते हैं शाहजी, जो शिवाजी के पिताजी होते हैं, वो पूना की जागीर शिवाजी को सौंप देते हैं और खुद बीजापुर के रियासत में नौकरी कर लेते हैं। आगे है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया। किस किले पर शिवाजी अधिकार कर लेते हैं? तोरण नामक पहाड़ी किले पर शिवाजी अधिकार कर लेते हैं। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी ने किसको अपनी राजधानी बनाते हैं? रायगढ़ को। नेक्स्ट है, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। जो बीजापुर के सुल्तान हैं अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए कहाँ भेजते हैं, और 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर देते हैं। बीजापुर के सुल्तान तो अफजल खां को भेजते हैं शिवाजी को हराने के लिए, लेकिन शिवाजी खुद अफजल खां की हत्या कर देते हैं। शिवाजी ने सूरत को 1664 में एवं 1670 में लूटा। देखिए, शिवाजी जो है सूरत, जहाँ पे अंग्रेज हैं, और ये सूरत को दो बार लूटते हैं, 1664 में और 1670 में। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। पुरंदर की संधि याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि पुरंदर संधि किसके किसके बीच होती है? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच होती है। और पुरंदर की संधि कब होती है? तो 1665 में पुरंदर की संधि होती है। नेक्स्ट है, 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीनते हैं? तो शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से, एक मिनट, हाँ, शिवाजी ने जो है पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीनते हैं 1672 में। नेक्स्ट है, 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो जो है कब अपना राज्याभिषेक कराते हैं? 1674 में, और श्री गंगा भट्ट से।
मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। गंगा भट्ट तो महाराष्ट्र के थे लेकिन लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मतलब क्या कह रहा है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कब 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लेता है औरंगजेब, लेकिन वो 16 अगस्त 1666 को जेल से वो भवन से भाग निकलते हैं। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 को। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अब यहाँ से देखिए शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में शिवाजी का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मानित पद होता था। शिवाजी ने ये अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो होता था, इसको हम फिर से देखते हैं। कह रहा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का पद होता था। कौन सा पद? पेशवा का पद। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा के रूप में प्रयोग किया, और शिवाजी जो है अपने दरबार में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मराठी भाषा का। नेक्स्ट है शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। पागा सेना के पास सिलाहदार जो होते थे वो अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। पैदल जो होते थे वो पैदल सेना होते थे। नेक्स्ट है जो शिवाजी को तोपें अंग्रेज़ों ने प्रदान की थी। शिवाजी को तोप किसने प्रदान की थी? अंग्रेज़ों ने प्रदान की थी। द गजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा है कि शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को होती है। आगे है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ये देखिए महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत हैं, ये संत भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछ देता है महाराष्ट्र के संत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हम ये देख लेते हैं इन संतों को थोड़ा सा। तो सबसे पहले हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, 1227 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मतलब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन होते हैं? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता एवं भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ज्ञानेश्वरी किसने लिखा है? तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने। और भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखा है? तो ये भी लिखे हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। टीका क्या होता है? टीका किसी की आलोचना होती है, यानी कि भगवत गीता का वो टीका टिप्पणी किए हैं, आलोचना किए हैं, उसके बारे में लिखे हैं, उस पर लिखे हैं कि वो भगवत गीता अच्छा है, ख़राब है, क्या है, नहीं, मतलब उस पर टीका लिखे हैं। ये नामदेव 1270 से 1350। नेक्स्ट है इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप थे, यानी कि इनके आराध्य देव कहाँ के थे? पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। के विठोबा या विट्ठल, विठोबा विट्ठल क्या है? विष्णु का रूप है। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और जो विठोबा या विट्ठल की उपासना करते हैं उनको कौन से संप्रदाय के रूप में जाना जाता है? बरकरी संप्रदाय, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, और इनमें से कुछ पद जो है किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नेक्स्ट है एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी में। इन्होंने रामायण का भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। मतलब एकनाथ जो हैं इन्होंने रामायण पर भावार्थ यानी कि रामायण नामक टीका लिखते हैं एकनाथ 1533 से 1599। नेक्स्ट है तुकाराम 1598 से 1650। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज है। रामदास 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दासबोध एवं उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। आगे है मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। तो देखिए ये जो है स्वराज क्या होता था? जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज कहा जाता था। दूसरा है मुगतई मुल्क ए कदीम। मुगतई क्या आता था? मुल्क ए कदीम। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। मतलब कह रहा है कि चौथ या सरदेशमुखी जहाँ पे मराठा साम्राज्य था वहाँ से नहीं लिया जाता था। जहाँ पे मुगल और दक्कनी राजा थे, दक्कनी राजाओं का शासन था, वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी लिया जाता था। और पेपर में ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि चौथ किससे लिया जाता था, सरदेशमुखी किससे लिया जाता था। तो इसको ध्यान से
देख लेना है। कहता है चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। मतलब कह रहा है कि चौथ जो होता था वो भू राजस्व का 1/4 होता था और सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जहाँ जो मुगलों के अधीन था। यानी जो मुगल के अधीन था वहाँ से सरदेशमुखी लिया जाता था तो जो 10% अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था। मराठा उस पर दावा करते थे, मुगलों के अधीन था लेकिन मराठा उस पर दावा करते थे। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा क्या होता था तो यहाँ देखिए, एक मिनट, हाँ देखिए, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। मतलब कि सरंजामी प्रथा का जो संबंध था वो मराठा भू राजस्व से ही संबंधित था। शिवाजी के समय अष्टप्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अष्टप्रधान में जो जो होते थे पद, वो देखिए पेशवा पद होते थे जो प्रधानमंत्री कहलाते थे, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख ये करते थे। सरीन ए नौबत होते थे जो सेनापति कहलाते थे और ये सैन्य प्रधान होते थे। आमात होते थे जो राजस्व मंत्री कहलाते थे, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। बकिया नवीस होते थे जो सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होते थे। चिटनीस क्या होते थे? चिटनीस उसको कहते थे जो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे। नेक्स्ट है सुमंत। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सुमंत कौन होते थे? विदेश मंत्री। नेक्स्ट है पंडित राव। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करते थे? पंडित राव करते थे। नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्याय विभाग का प्रधान कौन होते थे? न्यायाधीश होते थे। आगे है शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। क्वेश्चन बन सकता है कि शिवाजी की व्यवस्था जो कर व्यवस्था था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। आगे शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ किया। जो पहले रस्सी से मापा जाता था अब काठी और मानक छड़ी के प्रयोग शिवाजी करते हैं। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी 1679 में किसके द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाते हैं? अन्नाजी दत्तों द्वारा। आगे है शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था जो बढ़कर 40% हो गया था। और नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 और 1670 में लूटा था। तो ये पूछ सकता है कि जो शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र को कितने बार लूटा था? तो 2 बार। सूरत को 2 बार और सूरत को 2 बार, एक 1664 को, एक 1670 में 2 बार लूटे थे। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए मेन याद रखिएगा, सर ए नौबत सैन्य प्रधान होता था, बकिया नवीस और आमात राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था शिवाजी के समय। बकिया नवीस शिवाजी के समय सूचना पहुंचाता था, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनीस क्या होता था? शिवाजी के समय राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत शिवाजी के समय विदेश मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों की तिथि का निर्धारण करता था और न्यायाधीश जो होता था न्याय विभाग का प्रधान होता था। पेशवा तो पता ही है, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था देखता था। तो ये बॉक्स वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको हमने देख लिया दोबारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे उसका नाम है शिवाजी के उत्तराधिकारी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।